हिंदू की कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें मुसलमान नहीं रह सकता। ये बात करते हैं श्राइन बोर्ड की, माता रानी श्राइन बोर्ड के अंदर, ये दूसरों की। मुझे बताइए, ये जो वक्फ बोर्ड जो है ये क्या रिलीजियस ट्रस्ट है? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है एचएम माननीय अमित शाह जी ने कि ये जो बिल आ रहा है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। अब इनको मीनिंग ही नहीं पता। जेडीए के जो हैं निखिल जी, उन्होंने अपनी 3 डिमांड रखी थी बीजेपी के आगे। तो संशोधन जब होगा तो इसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, प्रॉपर्टी का रख रखाव होगा, पता लगेगा वेबसाइट के थ्रू कि कौन से राज्य में कितनी भूमि है और किस भूमि को कहाँ लीज पे दे रखा है और उससे कितनी इनकम जनरेट हो रही है। तो फार्म बिल आया उस समय बोलते थे किसानों की ज़मीन चढ़ मतलब सरकार हड़प लेकर ये कानून लाई है। अब कह रहे हैं कि ये संशोधन जो है ये मुस्लिमों के कब्रिस्तान ख़त्म कर दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सड़क से लेकर संसद तक एक ही चीज़ गूंज रही है, वो है वक्फ बोर्ड बिल। जिस तरीके से सरकार ने संशोधन की बात की, अब संसद में इसको लेकर बहस हुई, वोटिंग हुई और मेजॉरिटी वोट सरकार के पक्ष में गए, वक्फ बोर्ड के खिलाफ गए। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार क्यों धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है? क्या हिंदुओं को वक्फ बोर्ड के साथ जोड़ना, क्या उनके धार्मिक भावनाओं के साथ मजाक उड़ाना नहीं है? क्या इस तरीके की बातें जो मुस्लिम नेता लगातार उठा रहे हैं, क्या उनकी बातों में दम नहीं है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुशील अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं मुस्लिम नेताओं द्वारा भी और अब आम जनमानस द्वारा भी कि जो सरकार कर रही है कहीं ना कहीं हिंदुओं के मैटर में तो मुस्लिम हस्तक्षेप नहीं करता, उनकी कमेटी में मुसलमान व्यक्ति नहीं रहता, पर मुसलमानों की कमेटी में, वक्फ की कमेटी में हिंदुओं की क्या ज़रूरत? नहीं, हिंदू की कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें मुसलमान नहीं रह सकता। ये बात करते हैं श्राइन बोर्ड की, माता रानी श्राइन बोर्ड के अंदर, ये दूसरों की। मुझे बताइए, ये जो वक्फ बोर्ड जो है ये क्या रिलीजियस ट्रस्ट है? देखो ऐसा है, मैं आपको जैसे जानकारी के लिए बता दूं, ये कह रहे हैं कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती या हिंदू इसके अंदर क्यों आ रहा है। देखो, आपको मालूम है कि जो प्रेजेंट अभी जो कानून है उस समय नॉन मुस्लिम भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। ये नॉन मुस्लिम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती? सरकार इनको सैलरी दे सकती है। आपको मालूम है जो वक्फ बोर्ड काउंसिल है जो सेंटर की, उससे वो स्टेट वक्फ बोर्ड को पैसा जाता है और वो पैसा कौन देता है? वो देता है हमारा जो मिनॉरिटी मिनिस्टर हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो वहाँ से पैसा जाता है। इन्होंने 10 करोड़, कभी 12 करोड़, 2021-22 में तो 30 करोड़ दिया। और दिल्ली सरकार की यदि मैं बात करूँ, केजरीवाल की जो सरकार थी, उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर का 100 करोड़ से ऊपर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिया। ये आरटी का जवाब है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा। मतलब सरकार से पैसा आप ले सकते हो लेकिन सरकार कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकती इनसे। अब बात ये करते हैं कि इस बिल संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नहीं, संशोधन की बात तो की जा रही है, पर लोग कह रहे हैं संशोधन तो बहाना है, असल मुद्दा तो इसको पूरी तरीके से साफ करना है, धीरे धीरे कर घिस कर मिटा दिया जाएगा। कैसे मिटा दिया जाएगा? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है एचएम माननीय अमित शाह जी ने कि ये जो बिल आ रहा है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। अब इनको मीनिंग ही नहीं पता। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये था, देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये जो जेडीए के जो हैं निखिल जी, उन्होंने अपनी 3 डिमांड रखी थी बीजेपी के आगे कि मैं तभी सपोर्ट करूँगा यदि आप ये नीतीश कुमार जी कि यदि आप मेरी ये 3 डिमांड मान लेते हैं। एक तो उसके अंदर पहला ये था, उन्होंने ये कहा कि आप जो बिल लाने जा रहे हो वो बिल की मतलब उसका इफ़ेक्ट जो है वो बिल आने के बाद का पिछला ना हो। दूसरा, उन्होंने अपना पॉइंट ये रखा था कि जितने भी दरगाहें मस्जिदें जो बन चुकी हैं उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन ना ले। और तीसरा, उन्होंने बोला था कि ये जो लैंड का मैटर है ये स्टेट सब्जेक्ट है तो इसका अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए। नहीं, पर ये बताइए, अगर हम बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, उसके साथ क्या ये वक्फ का कानून जब आ रहा है, जब ये कहा जा रहा है कि वक्फ में हम संशोधन करेंगे, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? जब कोई एक वक्फ की ज़मीन होगी जहाँ पर कोई रिलीजियस प्लेस होगा और उसको फिर आप कहेंगे कि नहीं ये तो क्लेम हुआ ही नहीं, ये तो पास हुआ ही नहीं, उसको छीन लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक कानून का तो उल्लंघन आप करेंगे ही। छीन लिया जाएगा। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, आपकी बात का भी पूरी तरह से जवाब दूंगा। देखो, ये तीनों बातें मान ली और उसी का जवाब इसके अंदर है, छीन लिया जाएगा। देखो, उसके बाद केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बिल जो अभी मैंने बोला कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। जिसका मतलब ये था, जो उन्होंने जेडीए के जो नेता हैं नीतीश जी, उन्होंने जो डिमांड रखी थी वो मान ली गई है कि पीछे पहले से बनी हुई किसी भी दरगाह मस्जिद के ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। कहने का मतलब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। जो केस पेंडिंग है अभी वक्फ बोर्ड में, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो चल रहे हैं, आपको मालूम है 40,000 से अधिक केसेस बताए जा रहे हैं, जिसमें 25% केसेस तो मुस्लिम के द्वारा ही किए गए हैं। तो
इन्होंने ये बोल दिया कि ये बिल जो है वो प्रोस्पेक्टिव है। कहने का मतलब कि जो पहले अमित शाह जी ने खुद बोल दिया कि जितनी भी रजिस्टर्ड दरगाहें मस्जिदें जो भी बन चुकी हैं उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई कि ये जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये बोल रहे हैं कि मस्जिदें हट जाएंगी, दरगाहें हट जाएंगी, ये कब्रिस्तान हटा देगी सरकार, ये एक तरफ जो सरकार कहती है हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, दूसरी तरफ बात की जाती है काशी और मथुरा की। तो क्या लगता है अब वो ज़मीनें भी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के पास अभी तक वो जो विवादित ढांचा है दोनों जगह, वो तो कहीं ना कहीं मुसलमान के पक्ष में जा रहा है। तो क्या उन जगहों को भी नहीं बदला जाएगा, छोड़ देगी सरकार? देखो सरकार ने यही बोला, अब ये बोलते हैं ना कागज़ नहीं दिखाएंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM, जमीयत उलेमा हिंद, ये किस लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो जनता की प्रॉपर्टी हड़पी हुई है, सरकार की प्रॉपर्टी जो हड़पी हुई है, इनके पास कागज़ नहीं है। लेकिन हिंदू को अपने मंदिर के लिए कागज़ भी दिखाने पड़े थे। ये पूछ रहे थे राम जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन से रूम में हुआ, पुराने दस्तावेज दिखाइए। देखो राम मंदिर के लिए तो कागज़ पूछेंगे ये, और ख़ुद जो इतने कब्जे कर रखे हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, संशोधन की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों? यूपीए सरकार के समय 2006 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आपके दर्शक जानते ही हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। उस सच्चर कमेटी में ये बताया गया था 2006 की कि ये जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उससे इसको फ़ायदा होना चाहिए था 12,000 करोड़ रुपए का एनुअल इनकम जो होनी चाहिए, और हो कितनी रही थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 163 करोड़, मात्र 163 करोड़, कहाँ 12,000 करोड़ वहाँ। और 7 साल के बाद 2013 में ये इनकम बढ़ गई, कितनी हुई 163 से 169, मात्र 3 करोड़। और 2020 में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कह रहे थे, इन्होंने ये बोला था कि 12,000 करोड़ की जगह 20,000 करोड़ इनकम होनी चाहिए, लेकिन हुई 200 करोड़। तो ये अगर करप्शन चल रही है, सरकार से आप पैसा भी ले रहे हो, नॉन मुस्लिम से प्रॉपर्टी भी ले रहे हो, सरकार की ज़मीनें भी हथिया रहे हो, और सरकार पूछेगी नहीं। देखो अभी मैं देख रहा था योगी महाराज जी ने एक पॉडकास्ट में भी कहा, और उसके बाद माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने सदन के अंदर ये भी पूछा कि ये बताइए कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड से फ़ायदा क्या हुआ, कितने हॉस्पिटल बने, कितनी आपने इसके दरगाह बनाई, कितने आपने मदरसे बनाए, कितने आपने विधवाओं के लिए तलाकशुदा उनके लिए कुछ, कितने आपने स्किल्ड प्रोग्राम चलाए, किया तो किया क्या? मैं कहता हूँ 20,000 करोड़ ना 10,000 करोड़ भी आ जाए अगर संशोधन के बाद। देखो संशोधन जब होगा तो इसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, प्रॉपर्टी का रख रखाव होगा, पता लगेगा वेबसाइट के थ्रू कि कौन से राज्य में कितनी भूमि है और किस भूमि को कहाँ लीज पे दे रखा है और उससे कितनी इनकम जनरेट हो रही है। और ये सारी इनकम जो है वो सरकार की जेब में नहीं जाएगी या किसी नॉन मुस्लिम के पास नहीं जाएगी, इसका मुस्लिम समाज का ही भला होगा। आप अपने ही बच्चों को तालीम दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए, उन्हें कंप्यूटर दीजिए, अपने मदरसों को डिजिटलाइजेशन कीजिए, अपने मदरसों के अंदर अपनी लैब लगाइए, वहाँ पे आप कंप्यूटराइज कीजिए उसे, अपने समाज की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कीजिए, किसी दूसरे के लिए मत कीजिए। आप कह रहे हैं काम कीजिए, चलिए ये तो मुस्लिम समाज के ऊपर डिसीजन पेंडिंग रह जाता है, पर जो प्रदर्शन हमने देखा था जंतर मंतर पे, मुस्लिम समाज तो सीधे तौर पे कह रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड को हाथ लगाया तो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, अब तो ईद भी बीत गई, अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, शाहीन बाग दोबारा दिल्ली में बन जाएगा। अमित शाह जी ने बोल दिया कि ये जो कानून की धमकी दे रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे, ये सदन का बनाया हुआ कानून है, इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। देखो अभी आपने बात करी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था उस समय मुझे बताइए क्या कोई बजरंग दल या ये RSS या कोई भी हिंदू संगठन क्या सड़कों पे उतरा इसका विरोध करने के लिए? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अभी को मैटर सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो। लेकिन क्या किसी ने उस समय ये धमकी दी थी कि हम सड़कों पे उतरकर मतलब उन्माद फैलाएंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये कानून जो है ये सभी को मानना पड़ेगा। जब पहले मान लिया आपने 2013 में 1995 में जब संशोधन हुआ, अब इसके अंदर इनको मिर्ची किस बात की लग रही है वो आपको बताता हूँ। जो मेन काम क्या हुआ है इस संशोधन के अंदर वो है धारा 40, जो आर्टिकल 40। पहले क्या करते थे, ये किसी भी प्रॉपर्टी पे उंगली करते थे, वो कहते थे ये मेरी, ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है, और प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो दूसरे पे रहता था। ये तो बोल रहे थे ना ये पार्लियामेंट भी हमारा है, ये इंडिया गेट भी हमारा है, ये IGI एयरपोर्ट भी हमारा है, महाकुंभ की ज़मीन भी थी, महाकुंभ की ज़मीन भी हमारी है, मतलब सारा। तो आप क्या करते थे पहले,
एक उंगली करते थे और कहते थे ये प्रॉपर्टी मेरी। अब वो जो है ना, वो उंगली ऐसे करने वाला प्रावधान खत्म हो जाएगा आर्टिकल 40 से। इसी की मिर्ची है बता। ये उंगली कर रहे हैं वहाँ बैठ के। इस बिल के अंदर उंगली वही लोग कर रहे हैं जो पहले उंगली करके प्रॉपर्टी अपनी हथियाने की कोशिश करते थे, वही लोग अब उंगली कर रहे हैं इसके अंदर। देखो अब ये, और दूसरा इन्होंने बोला, एक थी सेक्शन 4, 5 और 6। सेक्शन 5 और 6 में क्या था कि ये जो पिछड़े वर्ग की, जो आदिवासियों की जो ज़मीन है ना, अब ये उसको भी नहीं हथिया सकते। और दूसरा जो पहले हो चुका है वो तो ठीक है, अब जो फ्यूचर के अंदर जितने भी मामले पेंडिंग हैं, अब उसका जो है, जो पहले क्या था, ट्रिब्यूनल का ही फैसला अंतिम फैसला माना जाता था, अब इसके अंदर प्रावधान है आप आगे भी अपील कर सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट, देखो कोई भी फैसला है, ये कहते थे कि ये, मैं देख रहा था अखिलेश यादव का बयान, बड़ी हंसी आएगी, आपने भी अगर सुना हो तो। उन्हें जब बोला गया कि आपने बोलना तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे था, लेकिन कुछ था तो नहीं बोलने के लिए, वो बात कर रहे थे चाइना की, डीमोनेटाइजेशन, कुंभ के कितने लोग मारे गए, आपका अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा। मतलब बात कहाँ करनी है आपने, समय को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। आपने मतलब जो इतने लोग चैनल देख रहे हैं उन्हें ये बताइए कि इस बिल के अंदर क्या कमियां हैं जो ला रही है सरकार, और जो प्रेजेंट बिल है उसके अंदर क्या मतलब ऐसे अच्छे प्रावधान है जिससे आप हट जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। प्लस माइनस पॉइंट बताने के बजाय ये पूछ रहे थे इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसका अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहा। मात्र 20 सेकंड में माननीय अमित शाह जी ने निपटा दिया इनको। अखिलेश जी को क्या जवाब मिला जब इन्होंने बोला आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, तो उन्होंने बोला देखो बाकी जो जितनी भी इंडिया अलायंस की पार्टी बैठी हैं, इन्होंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ही 5 लोगों ने चुनना है, अपने ही परिवार में से किसी को चुनना है। हमारी 12-13 करोड़ लोगों की जो इतने कार्यकर्ता हैं, हमने उनसे चुन के एक प्रॉपर प्रक्रिया से गुजर कर हमने एक अध्यक्ष चुनना है, तो उस प्रक्रिया में समय लगेगा। कोई जवाब नहीं था इनके पास। उसके बाद फिर मैंने देखा ये पीछे पीछे बोल रहे थे योगी जी के बारे में बोलिए, योगी जी के बारे में बोलिए। अमित शाह जी ने सुन लिया, कहते वो रिपीट होने वाले हैं, बोलती बंद। ये जो अफवाह फैलाई जा रही थी ना कि योगी जी को हटाया जा रहा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया सदन के अंदर रिपीट होने जा रहे हैं। हवा निकल गई थी अखिलेश जी की। तो कहने का मतलब ये जनता के अंदर ना भ्रम फैलाने की कोशिश जो की जा रही है। सीए के टाइम क्या बोला गया था, एनआरसी के समय इनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अमित शाह जी ने बोला 2 साल हो गए इस कानून को आए, किसी एक मुस्लिम की नागरिकता अगर छीनी है सरकार ने तो आप बताइए। ये 370 के समय बोल रहे थे, 370 हटाया तो भारत में झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदियां बहेंगी। कुछ हुआ? एक चिड़िया भी मरी हो तो बताइए। ये राम मंदिर के समय, ये जो ट्रिपल तलाक आया, ये यूसीसी की बात कर, ये हर समय फार्म बिल आया, उस समय बोलते थे किसानों की ज़मीन मतलब सरकार हड़प लेकर ये कानून लाई है। अब कह रहे हैं कि ये संशोधन जो है ये मुस्लिमों के कब्रिस्तान ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये मदरसे ख़त्म कर देंगे, ये दरगाहें ख़त्म कर देंगे, ये वो। मतलब इस तरह की अफवाहें जब फैलाई जा रही हैं, उसका जवाब देखो। किरण रिजिजू जो हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बोला मैं एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक सेक्शन के ऊपर जवाब दूंगा। तो जिस तरीके से देखा आपने, अरुणा जी मौजूद थे जिन्होंने बताया किस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर जो चर्चाएं लेकर सड़क से लेकर संसद तक चल रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं वो तथाकथित वो मुस्लिम नेता हैं जो कि हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और कभी भी गरीब मुसलमानों का भला करने के बारे में सोचा ही नहीं। आपको क्या लगता है आज के समय में वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही हैं, चाहे उसमें हिंदुओं की इन्वॉल्वमेंट का हो ना हो या फिर कहा जाए सरकार की दखलंदाजी को लेकर हो, आपके क्या विचार है उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।